हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे रेलवे और जो भी अभी गवर्नमेंट वैकेंसीज आई हैं लाइक डीएसएसबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम लाइक फार्मासिस्ट के लिए एक सीरीज़ चल रही है फ्री, जिसमें अपन सारे सब्जेक्ट्स आपको फार्मेसी के कवर कराएंगे और जो भी नॉन टेक वगैरह रहेगा वो भी कवर कराएंगे। तो जीपेट एंड नाइपर वाले भी हमसे जुड़े रहें क्योंकि उनकी भी तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीके से हो पाएगी विथ बेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अमीनोग्लाइकोसाइड, क्योंकि अभी अपन एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स को स्टार्ट करते हैं। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में जो पहली चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा वो ये रहेगा अमीनोग्लाइकोसाइड। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अमीनो, तो इसमें पॉलीबेसिक अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहाँ से इसमें टर्म आया अमीनो। और ग्लाइकोसाइड्स से इसलिए क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा शुगर्स जो होती हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड रहती हैं। तो हो सकता है इस किसी के स्ट्रक्चर में दो शुगर हो, किसी में दो से ज़्यादा शुगर हो, इसलिए और वो कनेक्टेड कैसे रहेंगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड रहेंगी, इसलिए इनका नाम पड़ गया अमीनोग्लाइकोसाइड। तो ये टर्म कैसे आया इसके ऊपर अपन ने बात कर ली। अब देखिए कुछ टर्म ये बताना चाहेंगे आपको इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं ये ओरली इनएक्टिव होती हैं। अब ये क्योंकि ये ग्लाइकोसाइड्स और शुगर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ओरली इनएक्टिव क्यों होती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी शुगर जो होती हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं और काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर की होने की वजह से इनको हमेशा जितनी भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो ऑलमोस्ट पेरेंटरली दी जा सकती हैं या तो फिर टॉपिकली यूज़ होती हैं, ओरली एक्टिव नहीं होती हैं, ओरली इन्हें नहीं दिया जाता है। और इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर पाती। तो ये हुआ कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में पता होना चाहिए। जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं इनको सॉइल एक्टिनोमाइसेट से निकाला जाता है और फिर उसके बाद कुछ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स भी बने हुए हैं। तो देखिए अपन कुछ स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल ड्रग्स से। जैसे कि सबसे पहले आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि काफ़ी फेमस है, हर किसी ने स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में सुना ही हो। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ये एंटी टीबी की फर्स्ट मतलब टीबी के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स में भी आती है, जो कि पेरेंटरली यूज होती है। बाकी सारी जो ड्रग्स हैं वो कैसे यूज़ हो सकती हैं, ओरली दिया जा सकता है ना। तो उसको याद रखते हुए अपन अब नेक्स्ट ड्रग की तरफ चलते हैं, टोब्रामाइसिन। फिर टोब्रामाइसिन, देन जेंटामाइसिन, अमीकासिन, नेटिलीमाइसिन, कैनामाइसिन, सिसोमाइसिन एंड पैरामोमाइसिन। अब देखिए जो जेंटामाइसिन है इसी की सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है नेटिलीमाइसिन, और जो अमीकासिन है इसी की सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है कैनामाइसिन। तो इसको आपको याद रखना है इन दो ड्रग्स को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं नेटिलीमाइसिन किसकी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है या फिर कैनामाइसिन कौन से ड्रग की सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक बार अपन आगे भी चलते हुए एक बार जब एक्सप्लेनेशन देंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स के ऊपर, तो वहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट को याद करने के लिए अलग से पॉइंट आउट कर दूंगा। अब देखिए, अब इसमें से कुछ और फेमस ड्रग्स हैं। जनरली जो सारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं और आप वाइडली देख पाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, अमीकासिन हो गई, कैनामाइसिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई, ये सब काफ़ी फेमस है। जेंटामाइसिन तो काफ़ी चीप होती है, सबसे चीपेस्ट अमीनोग्लाइकोसाइड्स में से एक है जेंटामाइसिन, है ना। तो ये काफ़ी ईजिली आपको वो रहेगी, विजिबल रहेगी मार्केट में। इसके अलावा होती है नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन। तो जब आप इन दोनों को देखेंगे, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन को, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो दोनों ड्रग हैं ये सिर्फ टॉपिकली यूज़ की जा सकती है, टॉपिकल यूज़। और ये जो हैं ये सारी पेरेंटरल यूज़ की जाती है, पेरेंटरल यूज़, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा कि ये जो नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन है ये दोनों टॉपिकल यूज़ की जाती हैं। देखिए किसी तरीके का प्रमोशन नहीं है, बट आप सभी ने फ्रामाइसिटिन कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा, बट सोफ्रामाइसिन आप लोगों ने सुना होगा। जो सोफ्रामाइसिन है ये एक ब्रांड नेम है जो फ्रामाइसिटिन की ही, जिसका कंटेंट फ्रामाइसिटिन ही। तो ये रहा सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अब देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में खास बात ये है कि ये जो अपनी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती हैं। और अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती हैं, देखिए, हाँ, इसको यहाँ पे मैं लिख देना चाहूँगा एक बार।
अमीनोग्लाइकोसाइड्स प्लस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये कैसा इफेक्ट शो करती हैं? सिनर्जिस्टिक। अब आप गेस कर पा रहे होंगे कि इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सेल वॉल को टारगेट करती हैं। जब किसी भी बैक्टीरिया का अगर आप सेल वॉल को ही डैमेज कर देंगे तो उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से अमीनोग्लाइकोसाइड काफ़ी ईजिली उस सेल के अंदर में कंसनट्रेट हो पाएंगी और बैक्टीरियल सेल को किल कर पाएंगी, तो इसलिए इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए क्या है, अपन ने मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है, जो कि अपन आगे चल के काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो मेट्रोनिडाज़ोल होती है उसके अंदर खासियत ये होती है कि वो सिर्फ एनारोब्स के ऊपर इफेक्टिव होती है, एरोब्स के ऊपर इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि जो उसमें उसके नाइट्रोसो रेडिकल्स बनते हैं NO2 और NO3, तो वो क्या होते हैं, सिर्फ मतलब एनारोबिकली बन सकते हैं, है ना, रिडक्शन की वजह से बनते हैं। तो जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं सिर्फ उन्हीं में वो पॉसिबल होता है। और उसके अगेंस्ट में देखें अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती हैं, ये एनारोब्स में इनइफेक्टिव होती हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज में इनइफेक्टिव होती हैं। तो ये आप याद रखिएगा अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में कि ये इनको आप याद रखिएगा, ये इनको याद रखिएगा कि एनारोबिक बैक्टीरियाज में अमीनोग्लाइकोसाइड जो अपनी होती हैं वो इनइफेक्टिव होती हैं, और मेट्रोनिडाज़ोल जो होती है वो सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरियाज में ही इफेक्टिव होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक ट्रिक है बाई 830 से लेट 50 करके, है ना, तो उसको आप याद रखेंगे कि कौन सा 30S पे काम करता है, कौन सा 50S पे काम करता है। तो बाई 830, तो A से अमीनोग्लाइकोसाइड, T से टेट्रासाइक्लिन्स, है ना, तो उससे आप याद करिए कि ये 30S पे ही इफेक्टिव है ना, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट आफ्टर दिस पार्ट। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स के कुछ सोर्सेज, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से अपने को अमीनोग्लाइकोसाइड्स मिलती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड अपने को किस सोर्स से मिलने वाले हैं। देखिए अपन एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मतलब ऐसा बनाने का प्लान किया है हम लोगों ने कि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं या फिर जो भी मेडिसिन है जो बायोलॉजिकल सोर्स से मिल रही हैं अपने को, बायोलॉजिकल मीन्स किसी हो सकता है किसी फंगस से मिल रही हो, किसी बैक्टीरिया से मिल रही हो, है ना, तो ऐसे जितनी भी ड्रग्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं उनके ऊपर अपन एक वीडियो बनाएंगे ही, जो डेडिकेटेड रहेगा, सारे सोर्सेज को कवर करेगा। बट अभी क्योंकि अपन अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अपन सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनेब्रेरियस है, इसमें देखिए आपको पार्ट लगेगा BRA। जो BRA है ये अपने को किस एंटीबायोटिक में मिलता है, यह मिलता है अपने को टोब्रामाइसिन, है ना। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको याद करने में इजी जाएगा, जैसा अपन लिख रहे हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि इसी तरीके से लिखें। फिर देखिए मार्केट में क्या होता है, नए नए फ्रॉड आते रहते हैं, जिससे लोगों को उन लोग क्या करते हैं, चकमा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कैसे फ्रॉड आते हैं, फ्रॉड आते हैं कैसे, नए नियोमाइसिन, इससे याद रखिएगा आप, नियोमाइसिन, ठीक है। फिर देखिए फ्रामाइसिटिन ड्रग है, फ्रामाइसिटिन, है ना। तो जैसे कोई भी प्लांट होता है वो कहाँ उगता है, वो उगता है फ्रामाइसिटिन, कोई भी प्लांट होता है उसको फार्म में उगाया जाता है। तो इसी तरीके से आप याद रखिएगा कि लेवेंडुलाई, एस लेवेंडुलाई जो सोर्स है वो किसका, फ्रामाइसिटिन का है। लेवेंडर का क्या है, फार्म है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर आता है रिमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, तो इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पैरामोमाइसिन, पैरामोमाइसिन। तो जो रीमा थी, रेमोसस से आप याद रखिएगा, रीमा वो किसकी दोस्त थी, पारो की दोस्त थी। रीमा और पारो एक दूसरे की क्या थी, फ्रेंड्स थी। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा इसको, तो आपको इजी जाएगा। फिर देखिए कुछ लोग कार्टून देखते होंगे, ड्रैगन बॉल जी, अपन तो देखते थे, कभी कभी कार्टून देखना भी काम आ जाता है। तो उसमें एक मतलब बुरी गैंग थी विलेंस की, जिसका नाम था गिनियो फोर्स।
तो उससे आप याद रखिएगा इन्यू। जो इन्यू थी उसने गिनियो फोर्स ने किसको किडनैप कर लिया था? सिस्टर को, सिसो को। तो इससे आप याद रखिएगा सिसोमाइसिन। सिसोमाइसिन को गिनियो फोर्स ने किडनैप कर लिया था। फिर आता है माइक्रोमोनोस्पोरा परपूरिया। तो जनता, जो स्कूल की जनता होती है, कॉलेज की जनता होती है, उसमें एक अपना एक सब्जेक्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेडिकेटेड रहता है ना। तो उसको पढ़ने के लिए जनता क्या थी? काफ़ी इंटरेस्टेड थी। तो उन लोग कह रहे थे कि हमको माइक्रो पढ़ाओ, वो भी कितना चाहिए? पूरा पूरा चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना है, पूरा माइक्रो पढ़ाओ हमको। माइक्रोबायोलॉजी कैसी होनी चाहिए? पूरी पढ़ानी है हमको, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी पूरी पढ़नी है उनको। तो माइक्रोमोनोस्पोरा परपूरिया, इससे याद रखेंगे आप जेंटामाइसिन। ठीक है। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट थे वो कह रहे थे कि हमको माइक्रोबायोलॉजी पूरी पूरी पढ़नी है। तो माइक्रो पूरा पूरा पढ़ना था किसको? जनता को, कॉलेज की, है ना, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली आप लोग ही कॉलेज की जनता है ना। तो ये हो गए सारे सोर्सेज, कुछ सोर्सेज एक्चुअली, बहुत सारे सोर्सेज हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो बायोलॉजिकल सोर्स से ही मिलती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का नाम ही क्या है? एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही अगेंस्ट में यूज़ होते हैं, है ना। बैक्टीरियाज के अगेंस्ट में काफ़ी सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं। तो इसलिए आपको इनके सोर्सेज को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो कुछ सोर्सेज यहाँ हैं, फिर अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, अब अपन अमीनोग्लाइकोसाइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, मतलब किस तरीके से अपनी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट को शो करते हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं एंड देन कुछ साइड इफेक्ट देख लेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड के साइड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले अपने को पता होगा कि कुछ खास चीज़ें जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कैसे है। ये प्रोटीन सिंथेसिस पे इफेक्ट करता है, इतना तो आपको पता ही है ना। और बाइंड कहाँ होता है? 30S राइबोसोम से। एक्चुअली 30S राइबोसोम पे ही नहीं होता है, 30S और 50S के जो इंटरफेस होता है वहाँ पे ये बाइंड होता है। और ये क्या करता है? mRNA जो कोडॉन्स होते हैं, mRNA कोडॉन्स क्या होते हैं? जो अपने डीएनए होता है, डीएनए के अंदर में स्पेसिफिक कोडॉन्स होते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ में अपने बॉडी को जितने भी चेंजेस चाहिए, जितने भी प्रोटीन, हार्मोन्स, हर चीज़ की जितनी भी ज़रूरत है, वो सब इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डीएनए में कोडेड होती है। तो उसमें क्या होते हैं? स्पेसिफिक कोडॉन्स होते हैं। तो जो कोडॉन्स होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, वो जीन्स क्या करते हैं? जीन्स का रेगुलेशन जब होता है तो वो कोडॉन्स बनाते हैं, mRNA कोडॉन्स बनाते हैं। जो mRNA कोडॉन्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं। मतलब उनके पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोडेड रहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कोडॉन्स। तो उस पर्टिकुलर mRNA कोडॉन के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है जो कि बॉडी में अवेलेबल है। उसको क्या करता है? टी आरएनए जो होता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए, वो अपने साथ एसाइल टी आरएनए कॉम्प्लेक्स बना के, यानी अमीनो एसाइल टी आरएनए कॉम्प्लेक्स बना के अपने पास राइबोसोम्स के पास लाता है, एक्सेप्टर साइट पे लाके उसको पर्टिकुलर mRNA कोडॉन के अगेंस्ट में अटैच करते चला जाता है, जिसके बाद एक पेप्टाइड चेन बनती है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। मतलब उस पेप्टाइड चेन को जो कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, वो बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलर फंक्शन को सर्व करता है। तो उसी चीज मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं क्या? अपने जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो उसको अपन समझ लेते हैं। देखिए, ये हो गया 30S और ये हो गया 50S राइबोसोम्स। अब देखिए, ये होती हैं अपनी mRNA चेन। अब यहाँ पे होते हैं पी साइट एंड ए साइट। जो ए साइट होता है, यहीं पे नए अमीनो एसिड्स आके जुड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पे होता है एंड या टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं, है ना। तो देखिए, जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, अपन इसको AMG लिख देते हैं। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करेंगे? इनके इंटरफेस जो 30S और 50S अमीनो राइबोसोम्स होते हैं, उनके इंटरफेस पे आके बाइंड कर जाएंगे
और उसके बाद वो क्या करेंगे, जो mRNA कोडॉन्स होते हैं, ये कोडॉन्स होते हैं, तीन तीन जो बेस पेयर्स होते हैं उनके कोडॉन्स होते हैं, मिलके बने होते हैं, जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि वो आके यहाँ पे टीआरएनए के साथ जिसका मैपल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसके साथ आके यहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे एसाइलेट होके अमीनो एसिड आके जुड़ते हैं ऐसे, है ना। तो उनकी जो ये mRNA कोडॉन्स होते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, इनकी मिस रीडिंग कॉज कराते हैं, जिसकी वजह से जो पेप्टाइड चेन बनेगी वो क्या होगी, वो ओरिजिनल चेन नहीं बन पाएगी जो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है सर्वाइव करने के लिए, है। तो उसकी जगह पे नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगे और फंक्शनल प्रोटीन्स जो बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड है वो नहीं बन पाएंगे। हो सकता है कई बार ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन जो है वो टॉक्सिक हों बैक्टीरिया के लिए, या फिर उनका कोई फंक्शन सर्व ही नहीं हो पा रहा है बैक्टीरिया का, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस सिचुएशंस को जब उसको डील करनी है तो वो कर ही नहीं पा रहा है बैक्टीरिया, तो इस तरीके से वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स उनके फंक्शंस को डिसरप्ट कर देते हैं। तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को के बाद अपन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट को देख लेंगे। जब अपन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, पहले अपन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं, तब फिर इनके यूजेस देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा फेमस जो इनके हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना कि यूजेस। यूजेस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होती हैं, बट साइड इफ़ेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये 8 क्रैनियल नर्व्स को डैमेज करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक यानी नेफ्रॉन के साथ टॉक्सिसिटी शो करते हैं, यानी किडनी को डैमेज करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर इनके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ देखनी हो तो ये देखिए कि ये टेराटोजेनिक भी हैं, टेराटोजेनिक भी होते हैं, और ये वेस्टिबुलर डिसफंक्शन भी कॉज करते हैं, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन भी कॉज करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं। अब देखिए सारी जो ड्रग्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉक्लिया को ही डैमेज कर रही हैं या फिर सारी वेस्टिबल्स को ही डैमेज कर रही हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, और देखिए कुछ ये भी बात होती है कि ये कुछ तो इसमें से एनएम न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, यानी इनका ब्लॉकेज कॉज करते हैं ना। क्यूरारे लाइक इफेक्ट कहा जाता है कि इनके अंदर होता है, यानी कि क्यूरारे लाइक इफेक्ट मतलब कि जो कैल्शियम इंड्यूस्ड, कैल्शियम की वजह से जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है ना, सेल्स में जब कैल्शियम स्टोर होने लगेगा, फिर एसिटाइल कोलिन का एक्सोसाइटोसिस होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, देन अपना वो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस होते हैं वहाँ पे अपना फंक्शन शो करता है। बट इस प्रोसेस को कौन ब्लॉक कर देते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड ब्लॉक कर देते हैं, जो कि सिमिलर टू कैसे क्यूरारे लाइक इफेक्ट शो करता है ना। तो ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्यूरारे लाइक साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा, अब देखिए साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो कौन से जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं उस पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि अगर अपन एनएम टॉक्सिसिटी की बात करें और नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात करें, तो ये दोनों जगह पे जो अपनी नियोमाइसिन होती है, नियोमाइसिन ये हाईएस्ट टॉक्सिसिटी शो करती है। दैट्स वाई नियोमाइसिन कैन नॉट बी यूज्ड ओरली या फिर पेरेंटरली, नॉट ओरली, almost all the aminoglycosides can't be used orally, but neomycin can't be used parenterally also, so इसका सिर्फ टॉपिकल यूज इसीलिए पॉसिबल है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जब अपन देख रहे हैं कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा अगर नियोमाइसिन के साथ है, तो अपन ये भी देख लेते हैं कि लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी किसके साथ शो होती है। तो लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन में, स्ट्रेप्टोमाइसिन लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए जब वेस्टिबुलर डिसफंक्शन की बात आती है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जेंटामाइसिन है ना, एंड जेंटामाइसिन के साथ साथ सीसोमाइसिन, सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ये वेस्टिबुलर डिसफंक्शन कॉज करते हैं।
तो वेस्टिबुलर डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी ज़्यादा अमीनो मतलब मेजर इंसिडेंट्स किसके साथ आ रहे हैं जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ। तो अगर वेस्टिबुलर डैमेज की बात करें तो जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात करें और एनएम न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी या फिर ब्लॉकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके साथ शो होती है, नियोमाइसिन के साथ। लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी किसके साथ होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ। अब देखिए दो तरीके के डैमेज कान को स्पेशली मतलब ईयर को, आपके इंटरनल ईयर को, दो तरीके के डैमेज अमीनोग्लाइकोसाइड कॉज करते हैं। कुछ कॉक्लिया को डैमेज करते हैं और कुछ वेस्टिब्यूल्स को डैमेज करते हैं, यानी वेस्टिबुलर जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको डैमेज करते हैं। तो देखिए वेस्टिबुलर अपरेटर्स को डैमेज करने की वजह से जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो कॉज करेंगे मतलब वॉकिंग डिस्टर्बेंस, यानी कि चलने में प्रॉब्लम, वर्टिगो लाइक एक्शन शो करेंगे, है ना। तो ये काइंड ऑफ रिवर्सिबल होता है, थोड़ा बहुत कंडीशन में ये रिवर्स हो सकते हैं। बट जो कॉक्लियर डैमेज या बोल सकते हैं जो हियरिंग डिसेबिलिटी ये कॉज करते हैं वो काइंड ऑफ परमानेंट है, जो जो कि ये दोनों नहीं करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन उसके लिए फेमस नहीं है। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा काका से। काका के कान खराब थे, काका जो बूढ़े काका लोग होते हैं कई, वो कान से आपको देखेंगे उनको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा जो कॉक्लियर डैमेज है, कॉक्लियर डैमेज या फिर टॉक्सिसिटी हाईएस्ट किस में होती है, कॉक्लियर डैमेज या टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होती है का एंड का में। पहला हो गया अमीकासिन, दूसरी हो गई कैनामाइसिन, है ना। का एंड का, इसको याद रखिएगा आप ना। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे कि काका के कान खराब थे, काका सही से नहीं सुन पा रहे थे, अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कॉक्लियर डैमेज जो होते हैं वो अमीकासिन कॉज करती है एंड कैनामाइसिन कॉज करती है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए जैसा कि अपन ने इसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े तो अपने को ये समझ आना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं या फिर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के बाद अपने को ये समझना चाहिए कि इनके जो रेजिस्टेंस आते हैं वो क्यों आते हैं। सारी रेजिस्टेंस नहीं आते, जो सिर्फ नॉन सिंथेटिक मतलब जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं अपन ने देखा टेनिलीमाइसिन एंड नेटिलीमाइसिन एंड अमीकासिन की जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है वो है कैनामाइसिन, है ना। तो जेंटामाइसिन से नेटिलीमाइसिन और अमीकासिन से कैनामाइसिन। तो जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है नेटिलीमाइसिन एंड कैनामाइसिन, इनके साथ अच्छी बात यह है कि इनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस नहीं शो होता है, यानी जो बैक्टीरिया हैं इसके अगेंस्ट में अपनी रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं शो कर पा रहे हैं। तो इसके बाद अपन देखते हैं उसी को, इसको रब कर देता हूँ मैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जब अपन बात करते हैं किसके रेजिस्टेंस, है ना, तो जो इनमें रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स डेवलप हो जाते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स एसिटाइलेज एंजाइम डेवलप कर ले रहे हैं या फिर एडिनाइलेज एंजाइम डेवलप कर ले रहे हैं। तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरीके के एंजाइम्स को डेवलप करके अमीनोग्लाइकोसाइड्स को ही मॉडिफाई कर दे रहे हैं। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो इनइफेक्टिव रह जा रहा है या फिर उसकी उतनी ज़्यादा एफिनिटी नहीं रह जा रही है एमआरएनए कॉम्प्लेक्सेस के साथ, मतलब के साथ छेड़खानी करने के लिए आए, यानी 30S और 50S जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं राइबोसोम्स के, जो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जा रहा है, उसको ब्लॉक करने की एक्टिविटी अमीनोग्लाइकोसाइड्स लॉस कर दे रहे हैं। तो एसिटाइलेज, एडिनाइलेज, ये एंजाइम्स को डेवलप कर ले रहे हैं। फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ होती है कि बैक्टीरिया इसको पोरिन चैनल्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने अंदर। तो इनकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी
टू कंसंट्रेट इनसाइड सेल, बैक्टीरियल सेल, उसको लॉस कर दे रहे हैं। और ये जो रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म है वो इनएफेक्टिव किसके लिए हैं? नो रेजिस्टेंस। वो होता है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स अपने कौन कौन से हैं? नेटिलीमाइसिन एंड कैनामाइसिन। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग्स क्या हैं? सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स आते हैं। इनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो ये कुछ खास चीज़ें हो गई अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अब अपन इनके कुछ यूजेस देखेंगे। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अगर यूजेस की बात करें तो काफ़ी वाइडली ये यूज़ किए जा सकते हैं, है ना, सिर्फ एनारोब्स को छोड़ के, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में ये इफेक्टिव होते नहीं है, जैसा कि आपको बता चुका हूँ मैं। तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसका तो यूज़ अपन टीबी के लिए कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो वो तो आपको याद ही है। तो इसके बाद अब इसको स्मर्श करके अपन नेक्स्ट उनके कुछ यूजेस देखते हैं और कुछ स्पेशल कंडीशंस या कुछ खास बातें जो अपने को अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में याद रखनी चाहिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं कुछ यूजेस जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स कहाँ स्पेशली यूज़ होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन। देखिए, जब यूजेस में की बात होती है तो अपने को ये याद रखना है BPT। BPT से आप याद रखिए, B से ब्रूसेलोसिस एंड P से प्लेग, T से टुलेरेमिया। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे स्पेशली यूज़ होती हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स। टी से आप टीबी भी याद रखिए, है ना। तो टीबी में कौन सी अपनी यूज़ होती है ड्रग? वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या होती है? फर्स्ट लाइन रिजर्व ड्रग एज अ यूज़ होती है। टुलेरेमिया, प्लेग एंड ब्रूसेलोसिस में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ होता है और इसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना। तो ये चीज़ें, ये 3-4 कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को इस कंडीशंस के लिए क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, यूजेस तो एज सच ऐसी ही हैं, ज़्यादा कुछ स्पेशल यूजेस नहीं हैं, बट हाँ कुछ और चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो कि मैंने मुंह से बोली थी और मैंने कहा था आपको कि आगे चल के मैं उन चीज़ों को एज अ पॉइंट आउट करके लिखा दूँगा आपको। चलिए, तो कुछ स्टार मार्क पॉइंट्स कह सकते हैं अपन, उसको याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि जो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये पॉली बेसिक अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकेंड, स्टार मार्क करके आप ये याद रखिए कि इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। और ऐसे इसमें 2 या 2 से अधिक 2 और मोर शुगर्स लिंक होती हैं, 2 और मोर शुगर्स। ये 2 और मोर शुगर्स और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ये पॉलीबेसिक अमीनो ग्रुप, ये सारी चीज़ें क्या कॉज कराती हैं? ये कॉज कराती हैं इसकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। इन ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं बड़ा स्ट्रक्चर, और ये पॉलीबेसिक अमीनो ग्रुप, शुगर्स, ये सब इसको हाइड्रोफिलिक बना देती हैं और ये डिफ़िकल्ट करती हैं कैसे? इनके ओरल एब्जॉर्प्शन को, ओरली नॉट एब्जॉर्ब्ड, हेंस मैक्सिमम दे आर गिवन पेरेंटरली यूज्ड और दे आर यूज्ड टॉपिकली। जैसा मैंने सोफ्रामाइसिन का एग्जांपल दिया था, फ्रामाइसिटिन का, है ना, तो उसको याद रखिएगा। फिर नियोमाइसिन है, वो याद रखिएगा, है ना, वो टॉपिकली यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। फिर ये याद रखना चाहिए आपको कि ये एल्कालाइन कंडीशन या फिर एनवायरनमेंट में मोर एक्टिव होती, मोर एक्टिव इन एल्कालाइन कंडीशंस, ये याद रखिएगा आप।
फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तो मैंने बताया ही है आपको कि इनका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ कैसा होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी चाहिए। अब देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ए से दे आर एक्टिव अगेंस्ट एरोब्स, क्योंकि एनारोबिक्स में इनफेक्टिव होती है। फिर आती है एम। एम से आपको याद रखना है कि मोस्ट आर गिवन पेरेंटर। फिर आई से याद रखिएगा ये आयोनाइज होती हैं। आयोनाइज से ऐसे याद रख सकते हैं आप, हाइड्रोफिलिक नेचर है, हेंस दे आर गिवन पेरेंटली एंड आर नॉट एक्टिव ओरली। ठीक है। फिर एन से याद रखिएगा आप इनको कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करते हैं। ओ से आप इनको याद रखिएगा कि ये ओटोटॉक्सिसिटी शो करती है। ओटोटॉक्सिसिटी शो करती है, वो भी कितने तरीके की, 2 तरीके की। एक होता है कॉक्लियर, जिसमें आपके काका जी को, आपके नहीं, एक पर्टिकुलर काका जी हैं, उनके कान खराब होते हैं, वो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, तो उससे आपको याद रहेगा, जैसे कि अपन ट्रिक बताया था अपन ने। फिर दूसरी हो गई वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी। इसमें प्रॉब्लम क्या जाती है, वर्टिगो, एटेक्सिया, प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उस तरीके के, और स्पेशली ये साइड इफ़ेक्ट्स, ओटोटॉक्सिसिटी रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये प्रोमिनेंट होते हैं किसमें, जो हायर एज के लोग होते हैं, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। ठीक है। फिर जी से याद रखिएगा कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इनमें, और ये ग्लूकोज मतलब शुगर्स होती हैं इनमें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड शुगर्स होती हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। mRNA से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये mRNA कोडॉन्स की मिसरीडिंग कॉज कराते हैं। mRNA कोडॉन्स मिस रीडिंग कॉज कराते हैं, है ना। और ऑब्वियसली ये जो हमारी अमीनो एसिड्स होती हैं, वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, सॉरी, वो कहाँ पे बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं 30S एंड 50S के इंटरफेस पे। बट अगर आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो आप 30S लगाइएगा, अदरवाइज़ ये अगर आपको इंटरफेस वाला ऑप्शन मिलता है तो आप इंटरफेस वाले ऑप्शन को ही टिक करिएगा। ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और याद करके रखिए सारी चीज़ों को, ये आपको काफ़ी हेल्प करने जा रही है। तो अब कुछ प्रमोशनल चीज़ें, जैसे कि आपको बताना है अपने फ्रेंड्स को कि फार्मा बाबा नाम के चैनल पे आपको सारे क्वालिटी कंटेंट विद ट्रिक्स एंड टिप्स आपको मिल रहे हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जीपैट, नाइपर और जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, आरआरबी, डीएसएसबी के सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनके तैयारी कर सकते हैं। हम आपको फ्री कंटेंट को वीडियो के थ्रू लाइव नहीं, रिकॉर्डेड पहुंचा रहे हैं। कुछ दिनों में अपन एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि जिसमें हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर और रेलवे फार्मासिस्ट क्लियर्ड, स्टेट फार्मासिस्ट क्लियर फार्मासिस्ट हैं, तो ये सारे एक इंटरव्यूज़ आपको लिए अपन अरेंज करने वाले हैं, जो आपको एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे मिलेगा, जो आपको गाइड कर पाएंगे कि उनकी जो पूरी जर्नी रही कैसे रही, आप कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको स्पेशल फोकस करना है, आपको एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। जो आपके जीपैट और नाइपर के रैंकर्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ मिलेंगे आपको हमारे चैनल पे। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यूबल कंटेंट जो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे विथ क्वालिफाइड लोगों से, जिन्होंने वो सारे एग्ज़ाम्स अच्छे रैंक्स के साथ क्लियर किए हैं, जो एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों को बोलिए कि वो कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विथ अस। स्टे कनेक्टेड विथ फार्मा बाबा। थैंक यू।